हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एच पी श्योर सक्सेस पाथ। आज की वीडियो में हम जो आपका एच पी टैट हुआ था आर्ट्स का नवंबर 2024 में, उसका जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स। आपके ऑप्शंस हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, अफेक्टिव एक्टिविटीज़, ऑल ऑफ द अबव। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड द मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्टडीड। तो जो मानसिक विकार है ना, उसका अध्ययन किस पद्धति से किया जाता है। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, क्वेश्चनर मेथड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो कौन सा कथन जो है शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव फैमिली इन्वायरमेंट। ये आपका ठीक नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। बाकी ये हेल्प करेगा, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हेल्प करेगा आपका टू स्टडी लर्नर्स बिहेवियर, टू अरेंज प्रॉपर लर्निंग सिचुएशंस एंड हेल्प्स इन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इवेल्यूएशन टेक्निक्स। ये सारे ट्रू हैं अबाउट एजुकेशन साइकोलॉजी, लेकिन ये ट्रू नहीं है कि इट हेल्प टू इम्प्रूव फैमिली इन्वायरमेंट। ठीक है। Your next question, who is the propounder of structuralism? संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, विलियम वुंड। Your next question, डैश रिप्रेजेंट्स द मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकी। आपके ऑप्शंस हैं आईडी, ईगो, सुपर ईगो, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुपर ईगो। ठीक है। पर हम जो आपका फ्रूड था, फ्रूड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी पर्सनैलिटी के ऊपर। ठीक है। उसमें उसने 3 चीज़ें बताई, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो आईडी को उन्होंने प्लेजर प्रिंसिपल से जोड़ा, ठीक है, और ईगो उन्होंने रियलिटी से जोड़ा और सुपर ईगो को मोरालिटी से। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आईडी को उन्होंने प्लेजर प्रिंसिपल से जोड़ा। एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि कोई पर्सन, उसको बाइक तेज़ चलानी है तो वो तेज़ चलाएगा, उसका चालान कटे तो कटे, है ना। मतलब जो कार्य करने में किसी को अच्छा लगता है वो वही कार्य वो करेगा, वो चाहे सही हो चाहे वो गलत हो, उसको हम आईडी में रखेंगे। ठीक है। लेकिन जो ईगो है, ईगो में क्या आएगा कि वो थोड़ा रियलिटी से रिलेटेड होगा। वो सोचेगा कि क्या ठीक है, मतलब हमें ईगो में क्या होगा कि हमें स्पीड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, हेलमेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो चालान कटेगा। रियलिटी के साथ चलेगा, वो ईगो होगा। और सुपर ईगो क्या होगा कि वो आपका थोड़ा मोरल एस्पेक्ट होगा कि जैसे बाइक तेज चलाना गलत है ना, वो मॉरली सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा चालान कट जाएगा, है ना, तब मेरे को हेलमेट लगाना है। वो ऐसे ही लगाएगा क्योंकि उसको लगता है कि ये मॉरली ठीक है, तो उसको हम सुपर ईगो में रखेंगे। तो इसलिए मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकी आपका जो रिलेटेड है वो आपका सुपर ईगो से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये फ्रूड ने दिए थे 3 साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है वो उन चीज़ों के बारे में भी सोच पा रहा है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलेंगे, है ना। तो ये किस स्टेज पे संभव हो पाएगा। तो ये संभव हो पाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंसेस इन रीजनिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अंतर किस प्रकार की व्यक्तिक भिन्नताओं के उदाहरण है। तो 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेंटल डिफरेंसेस, मानसिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ। नॉट ट्रू, नॉट का आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो मानव अभिवृत्ति के संबंध में सही नहीं है। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग है, बढ़ रहा है, बच्चा है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर मान लो डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या है, ट्रू नहीं है। ग्रोथ क्या है, लिमिटेड टू फिजिकल, है ना, और ग्रोथ इज अ सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। तो ये सारे ट्रू हैं अबाउट ग्रोथ, लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये नहीं है। अगर डेवलपमेंट होता तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अभिवृत्ति जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपका ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन हैज सम पोटेंशियल एबिलिटी इन अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी इट इज़ नोन एज। यदि किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में कुछ संभावित योग्यता होती है तो इसे कहा जाता है। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following intelligence test is meant for measuring intelligence of one individual at a time। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। तो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट भी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए उपयोगी है। तो ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों टेस्ट आपके उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following kind of thinking is associated with one's ability to construct something new। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिएटिव थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन व्यक्ति द्वारा कुछ नया निर्माण करने की क्षमता से जुड़ा है। तो सृजनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश फाइंड्स डिफिकल्ट टू कीप पेस विद नॉर्मल स्कूल वर्क। ठीक है, तो डैश को स्कूल के सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। तो किस तरह का बच्चा होगा बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब एरिक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, एरिक्शन था, एरिक्शन ने 8 स्टेजेस दिए हैं थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट है उसकी, मैं बोलती हूँ कौन कौन सी वो 8 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट है उसकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस रूल कन्फ्यूजन, सिक्स्थ है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सेवन्थ है क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड लास्ट है 8th ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये 8 स्टेजेस थी जो एरिक्सन ने दी थी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट हो गया इसका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दैट इज द राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर। निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की बुद्धि का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग कर सकता है। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो वो किस किस का यूज़ कर सकता है, ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो सबका इस्तेमाल वो कर सकता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। किसने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है? तो ये कहा है आपका 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन साइकोलॉजी? कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र से में शामिल नहीं है? तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तकनीकी पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी? कौन सा कथन सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। रचनात्मक और बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, ये आपका ट्रू नहीं है। बाकी सारे ट्रू हैं अबाउट क्रिएटिविटी, जैसे क्रिएटिविटी यूनिवर्सल, क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस समथिंग नोवल, तो ये दोनों ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर ऑफ। अधिगम डैश के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ह्यूमन विंग्स आर मॉर्टल, कर्ण इज अ ह्यूमन विंग, कर्ण इज मॉर्टल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सभी मनुष्य नश्वर हैं, कर्ण मनुष्य है, कर्ण नश्वर है, यह उदाहरण है आपका। 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जैसे कि हम मान लो, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि मान लो मैं किसी बच्चे को नाउन पढ़ा रही हूँ, पहले मैंने नाउन पढ़ाया, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिए कि आपके एग्जाम्पल है नाउन के, कि काऊ इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिडक्टिव रीजनिंग। लेकिन अगर मान लो मैं पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले मैं एग्जाम्पल पूछ रही हूँ, जैसे गाय है, मतलब ये सारी चीज़ें कुछ पूछ लिया है ना, उसके बाद मैं नाउन की डेफिनेशन बता रही हूँ, तो वो आपका इंडक्टिव रीजनिंग में आएगा, या इंडक्टिव मेथड, ठीक है। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड बोल सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट tries to solve a problem systematically and by following some planned steps he is using, 23 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है, तो वह डैश का प्रयोग कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का समस्या समाधान उपागम का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the learning in one situation proves helpful in the learning in another situation, it is called। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में मददगार साबित होता है, तो इसे कहा जाता है अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट? कौन व्यवहारवादी नहीं है? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? तो अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग कर सकता है? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्जर्वेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंटरव्यू, उन सब का यूज़ कर सकता है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्नर्स स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉ ऑफ रेडीनेस। सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत है? तो तत्परता का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में सृजनात्मक बढ़ाने के लिए टीचर शुड, 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, मस्तिष्क उच्छेलन विधि का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। ये लास्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन? कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्मित करना। तो ये क्वेश्चंस थे साइकोलॉजी वाले पोर्शन के, जब कैचपिटैट
जो हुआ था नवंबर 2024 में आर्ट्स का, उसमें पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।